हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 यानी कि 70वीं बीपीएससी पीटी 2024 के लिए जो नया वाला घटना चक्र का बुक आया हुआ है, घटना चक्र 2024 वाला, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। और आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी 2024 के लिए देखिए साइंस वाले सेक्शन में जो फिजिक्स के प्रश्न पूछे गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फिजिक्स के 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही वीडियो में एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा देखिएगा। और इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी कवर कराया हुआ था, साथ ही साथ बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री घटना चक्र का इस बुक का मैंने आपको 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए कवर करा दिया था। जिन्होंने भी नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, पहली बार अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी 70वीं यानी कि 70 बीपीएससी पीटी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब कंप्लीट इसको देख लीजिएगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी 2024 के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन का जो न्यू बुक आया हुआ है 2024 वाला, उसमें फिजिक्स के यानी कि साइंस वाले सेक्शन में जो फिजिक्स के जितने भी प्रश्न 38वीं बीपीएससी से लेकर के 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं, उन्हें सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। इससे पहले मैंने आपको बायोलॉजी कवर कराया हुआ है साइंस वाले सेक्शन में, साथ ही साथ मैंने बिहार ज्योग्राफी और बिहार हिस्ट्री भी आपको कवर करा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स भौतिक विज्ञान, और ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न के नीचे यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी के द्वारा कब पूछा गया है। आप देख सकते हैं ये 65 बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 का प्रश्न है। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि विद्युत धारा की इकाई है। आपको बताना है कि इसमें से विद्युत धारा की इकाई कौन सी है। आंसर अगर आप जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिएगा फ्रेंड्स, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा की एसआई इकाई जो होती है वो आपको एम्पियर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कूलम्ब जो होता है ये आपका आवेश का एसआई यूनिट होता है। वाट जो होता है ये शक्ति का यानी कि पावर का होता है। और वोल्ट जो होता है ये किसका यूनिट होता है, तो ये विद्युत विभव की इकाई सामान्यतः वोल्ट होती है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और साधारण हाइड्रोजन समस्थानिक प्रोटियम में, साधारण जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम, यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोटियम। ठीक है ना, प्रोटियम जो होता है, प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। अच्छा, भारी हाइड्रोजन समस्थानिक जो ड्यूटीरियम है, ठीक है ना, जो ड्यूटीरियम है, ड्यूटीरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि जो अत्यंत भारी हाइड्रोजन समस्थानिक है ट्राइटियम, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर राइट आंसर इसका हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एंगस्ट्रम इकाई है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रम जो होती है फ्रेंड्स, यह आपका तरंग दैर्घ्य की यूनिट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रम में किया जाता है और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है।
प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं ये क्या होते हैं? तो देखिए घड़ी में प्रयोग होने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ये होते हैं ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं बी राइट आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और क्वार्ट्ज जो होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न इन सब में किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? मूल भौतिक राशि बताइए। मूल भौतिक राशि, तो मूल भौतिक राशि जो होता है ये 7 होते हैं, ठीक है ना। जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं ये 7 हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण ये 7 होते हैं, ठीक है ना। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ का परिमाण जो होता है उसका मोल होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं और इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया मूल भौतिक राशि है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर विद्युत धारा दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर जो है मात्रक है, तो ओम मीटर जो है यह इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी का यूनिट है, ठीक है ना, वैद्युत प्रतिरोधकता का। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोधकता का ओम मीटर जो है ये यूनिट होता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए ये प्रश्न रिपीट हुआ है और बीपीएससी में जो है प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होता है, इसीलिए सारे प्रीवियस ईयर को देख लीजिए, सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी कवर भी करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए दूरी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में अभी बताया हुआ है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर कहा जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है ना। चलिए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो फ्रेंड्स हर्ट्ज में जो है ये आवृत्ति मापा जाता है। आवृत्ति यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो संकेत होता है, ठीक है ना, इसको इस तरह से हम लोग संकेतातिक करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक सामान्य मनुष्य जो होता है ना, आपको पता है कि एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज या इसको हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। ये 20,000 हर्ट्ज जो है इसको इस तरह से 20 किलो हर्ट्ज भी कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है ना। तो एक सामान्य मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकने में सक्षम होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवृत्ति को मापा जाता है। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं है, रिपीट हुआ। आप देख सकते हैं ये 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो ये हर्ट्ज में ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विद्युत शक्ति की इकाई है। तो अभी मैंने पावर का यूनिट बताया था आपको एक्सप्लेनेशन में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है ना। कूलम्ब के बारे में अभी बताया था, ठीक है ना। विद्युत आवेश का मात्रक होता है और एम्पियर विद्युत धारा का, और वोल्ट जो होता है वोल्ट आपका विद्युत विभव की सामान्यतः इकाई होती है। देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा है। तो फ्रेंड्स ये सीमा जो है ये 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रम है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 3900 स्पेक्ट्रम से लेकर के 7600 स्पेक्ट्रम तक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण के निम्न में से किस परास सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण, तो सौर विकिरण जो है ये किस परास में दिखता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आपका 400 से लेकर के 700 nm तक, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर, ठीक है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, क्लियर।
चलिए, ये एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली लिखा गया है। देखिए, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, ज्योति फ्लक्स यानी कि प्रकाश फ्लक्स, इसका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? इसका एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। किसका? प्रकाश फ्लक्स यानी कि ज्योति फ्लक्स का। और ज्योति फ्लक्स को एफ से प्रदर्शित किया जाता है। और देखिए, एफ इक्वल टू होता है 4 पाई, यहाँ पर 4 पाई, और देखिए ये आई है, ठीक है ना। तो 4 पाई, और यहाँ पर देखिए कैंडेला है, तो ये कैंडेला है, तो 4 पाई इंटू 2 यानी कि 4 दूना 8 कैंडेला, यहाँ पर 8 पाई ल्यूमेन, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट ल्यूमेन होता है, ठीक है ना। तो ल्यूमेन यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। आर्द्रता जो है ये किस उपकरण से मापी जाती है, बताइए। तो आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से, और हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है, ठीक है ना, द्रव का। चलिए, और पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तापमान मापा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा उच्च तापमान। दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई, देखिए दाब की इकाई क्या होगी फ्रेंड्स, फटाफट बताइए, राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दाब क्या होता है? तो दाब किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है, यानी कि किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, ठीक है ना। और दाब जो होता है एक अदिश राशि होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और इसी को जो है पास्कल बोला जाता है, ठीक है ना। तो पास्कल भी याद रखिएगा, दाब का इकाई पास्कल भी होता है, और इस तरह से अगर लिखा जाए न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि दाब का मात्रक, देखिए प्रश्न रिपीट हो गया ना फिर से। तो अभी मैंने आपको बताया है कि दाब का मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसमें से ऑप्शन में कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि दाब जो है ये अदिश राशि होती है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं दाब दिया गया, बल वेग विस्थापन, बल वेग विस्थापन त्वरण संवेग, ये सब सदिश राशि होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि होती हैं, दाब भी अदिश राशि है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी कि अदिश राशि है। तो इसमें से अदिश राशि इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया है कि आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब होता है। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, ये आपका गति हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया था चाल, दाब, आयतन, दूरी, ये सब अदिश राशि हैं। और वेग, विस्थापन, अभी आपको बताया था, बल, त्वरण, संवेग, ये सदिश राशियाँ होती हैं। चलिए, यदि धरती की घूमने की गति यानी कि घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, किसी परिभ्रमण करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल, जिसको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, वो कार्य करता है। और यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे कि भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। तो यहाँ पर घट जाएगा, भार में कमी दर्ज की जाती है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, किस राशि का यूनिट नहीं होता है, मात्रक नहीं है। तो देखिए, किसी वस्तु की बीमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल बीमा के अनुपात को विकृति कहा जाता है, और इसी विकृति को जो है, इसी विकृति की कोई भी मात्रक नहीं होती है, यह एक बीमाहीन राशि है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, बाकी का तो आपको पता ही है। अभी मैंने आपको दाब का बताया था, बल का न्यूटन होता है, ये सब आप जानते भी हैं। निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए, 1 वोल्ट को 1 कूलम्ब के विद्युत आवेश के प्रति जूल की ऊर्जा खपत के रूप में परिभाषित किया जाता है। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है ना, प्रति कूलम्ब। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलम्ब, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? न्यूटन के गति का तीसरा नियम,
प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, आपको पता है न्यूटन के यह तीसरा नियम है। और इसमें से देखिए जो तीरंदाजी है, ठीक है ना, तीरंदाजी, इसमें जो है न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उपयोग होता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले जो कण हैं ये आपका न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है, परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कण जोड़ने पर रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक वस्तु की भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो देखिए अगर पृथ्वी की सतह पर जो है इसका 100 न्यूटन आता है तो आपको पता है कि चंद्रमा पर इसका कितना होगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 गुना होता है। इसीलिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा पृथ्वी के भार का 1/6 होगा, यानी कि 100 इंटू 1/6 हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 16.7 न्यूटन इसका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सही कथन आपको चुनना है। सही कथन चुनना है तो इसमें से वीडियो को पॉज कर लीजिए और सही स्टेटमेंट चुनिए। देखिए सही कथन जो ऑप्शन नंबर बी है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो होता है ये आपका लाल का होता है और सबसे कम जो होता है ये बैंगनी रंग का होता है। देखिए बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम और इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक और इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है। और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए जिस दिन में पानी पर साबुन की फिल्म जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता, चमकता हुआ दिखाई देता, रंगीन दिखाई देता है। यह घटना का कारण क्या है, मतलब इस घटना का कारण, तो इस घटना का कारण जो है ये आपका है प्रकाश का व्यतिकरण, यानी कि प्रकाश का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है, प्रकाश का व्यतिकरण है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है। जो धनावेशित हिस्सा है, पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, वो आपका क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस कहलाता है। और न्यूक्लियस जो होता है नाभिक इसको हिंदी में बोलते हैं, या परमाणु का केंद्रक होता है। ठीक है, और परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए प्रोटॉन धनात्मक आवेश युक्त मूलभूत कण होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इसी कारण नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं। एक ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, हिंदी में इसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको त्रिक बिंदु यानी कि ट्रिपल पॉइंट कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि कॉस्मिक किरणें, तो देखिए कॉस्मिक किरणें ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग नहीं है और ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आवेशित कण है। ठीक है ना, और साथ ही साथ याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ये भाग नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो अक्षर G है यह किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो G फॉर जनरेशन, ठीक है ना, पीढ़ी के लिए। तो यहाँ पर देखिए पीढ़ी यानी कि जनरेशन, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रडार का आविष्कारक कौन था। रडार का आविष्कार किसने किया था। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है ना, और इसका जो आविष्कार किया था, आविष्कारक कौन थे, तो रॉबर्ट वाटसन वॉट थे। तो यहाँ पर रॉबर्ट वाटसन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल किसको कहा जाता है, गॉड पार्टिकल। तो गॉड पार्टिकल जो है ये आपको हिग्स बोसन पार्टिकल को कहा जाता है। हिग्स बोसन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में 1964 में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स,
और इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है ये 2013 में किया गया था। ठीक है, चलिए। और वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया के द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण यानी कि गॉड पार्टिकल के उपनाम से इसको संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि सीवी रमन को देखिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, और 1930 में उनको यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 1930 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए 1968 में दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए 1913 में दिया गया था, क्लियर। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983 में दिया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। टेलीस्कोप की खोज, तो टेलीस्कोप की खोज जो है ये गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप की खोज। उसके बाद देखिएगा कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है ये किसने किया था। तो फ्रेंड्स, ये जो राइट बंधु थे, राइट ब्रदर्स थे, उन्होंने ही किया था। ठीक है ना, राइट ब्रदर्स ने किया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन बराबर है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 के पावर -3 mm होता है। ठीक है ना, और इसको हम लोग फर्दर कैसे लिख सकते हैं, 1/10 के पर मतलब 1 पर कितना जीरो, 3 जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, 1/1000 mm, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी में देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना है। फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, फार्मूला जो है फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए आपका 9/5 इंटू ये सी होता है और प्लस 32 होता है। अब देखिएगा फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा गया है कितना होता है, तो 40 डिग्री सेल्सियस का, तो 9/5 सी की जगह 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, गुना 40 + 32। तो देखिए 5 8 40, 8 टाइम में कट गया, 9 8 72 प्लस 32, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको, ये फार्मूला आप याद रखिएगा केवल। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी जो है इसकी तकनीक का प्रयोग होता है। देखिए, क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक है ना, इसका प्रयोग किया जाता है किसी मिश्रण से विभिन्न पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, और क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग मुख्यतः विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में भी किया जाता है। प्रारंभ में क्रोमेटोग्राफी तकनीक का उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। तो देखिए, रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना के निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रवाही आसवन में, और एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में एक तो ये हो गया, और अभी मैंने बताया था कि इसका उपयोग विटामिन और प्रोटीन के पृथक्करण में किया जाता था, और प्रारंभ में इसका उपयोग पदार्थों को उनके रंग के आधार पर अलग करने के लिए किया जाता था। ठीक है ना, तो इसमें से एक से अधिक आंसर होना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए, तो एक से अधिक होना, पहले क्या था कि एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में आंसर होता था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन में चेंजिंग होने के कारण एक से अधिक इसका आंसर होना चाहिए अब। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। जो गति है उसको सर्वप्रथम जो है किसने परिभाषित किया था। तो देखिए, गैलीलियो ने सर्वप्रथम जो है एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था, और उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को स्पीड यानी कि गति कहते हैं। उसके पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति का नियम प्रतिपादित किया था। गति का सर्वप्रथम नियम गैलीलियो ने। चलिए, लोलक की कालावधि यानी कि टाइम पीरियड होती है। तो देखिए, लोलक की जो टाइम पीरियड होती है T = ये होता है आपका T = ये T है 2π√L/g होता है, और ये लोलक की जो टाइम पीरियड होती है ये लंबाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बल गुणनफल है, तो फोर्स = कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी कि द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। त्वरण ज्ञात करने का, तो देखिए त्वरण ज्ञात करने का इसमें से सही सूत्र जो है ये A जो है एक्सेलरेशन है, V - U/T। V फाइनल है वेलोसिटी, U इनिशियल वेलोसिटी, और T टाइम है। ठीक है,
चलिए, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। अलग अलग द्रव्यमान की हैं। जब कोई पिंड मुक्त अवस्था में गिरता है तो उसका वेग केवल गुरुत्वाकर्षण के द्वारा उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है, पिंड के द्रव्यमान पर नहीं। ठीक है ना। अतः मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग किसी भी क्षण समान होगा। किसी भी क्षण क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, न कि पिंड के द्रव्यमान पर। तो अलग अलग द्रव्यमान है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। आपने देखा कि ये प्रश्न 69वीं बीपीएससी का है। ठीक है ना, पिछले साल का। देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। तो वॉशिंग मशीन जो है यह अपकेंद्रन के सिद्धांत पर, अपकेंद्रीय बल जो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, इसी के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। कपड़ा साफ करने का जो वॉशिंग मशीन है, दूध से जो मक्खन निकालने की मशीन है, ये सब अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, यानी कि सीधी सी बात है अदिश राशि पूछा गया है। तो इसमें से देखिए आयतन अदिश राशि है। ठीक है ना, आयतन अदिश राशि है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को, संवेग होता है m/v और वेग बटा v अनुपात में कौन सी, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, कौन सी राशि प्राप्त हुई, तो मास यानी कि द्रव्यमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। 1 पिकोग्राम बराबर कितना होगा, तो 1 पिकोग्राम जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, ठीक है ना, और लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता है, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल जो होगा ये शून्य होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो इनमें से कौन सा कंडीशन होगा। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध शून्य होने के कारण, लेकिन निर्वात में वायु नहीं होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई भी वायु का प्रतिरोध नहीं होता है, तो शून्य होने के कारण पंख, रबर की गेंद और लकड़ी की गेंद जो है ये एक ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने पर तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्योंकि उनका अंतिम वेग उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी। प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति इसमें से न्यूनतम होगी वो आपके कांच में होगी। ठीक है ना, कांच में राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। देखिए, जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, और इसमें कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसमें कांच में जो है प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश जो है प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, तो ये प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट इसको कहा जाता है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियाँ जो है पतली पट्टियाँ बनाई गई हैं। यह प्रतिबिंब कैसा होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई गई हैं, और काली पट्टियाँ केवल प्रकाश की तीव्रता को कम करती हैं लेकिन कोई छाया नहीं डालती हैं, क्योंकि वह काफ़ी पतली होती हैं, इसीलिए कम चमक वाले एक घोड़े का प्रतिबिंब बनेगा, कम चमक वाला। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। ठीक है, और सामान्यतः प्रबलता तथा तीव्रता को आपस में पर्यायवाची समझ लिया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं।
तो देखिए ये तीक्ष्णता जो है ये तरंग दैर्ध्य पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन सा इसमें से फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये फोटोवोल्टिक सेल है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये भी 2023 में ही 68वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा कि बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किस में परिवर्तित करने के लिए। तो स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में, ठीक है ना, रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है। अपने हाथों को पीछे की ओर खींच करके गोलकीपर गेंद को पकड़ने का समय बढ़ा देता है, और समय जब बढ़ गया तो वह इस गेंद पर लगने वाले जो संवेग परिवर्तन की दर है यानी कि बल है उसको कम कर देता है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण, तो इसमें से आपका ध्वनि तरंग है। किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव का उदाहरण होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, आपको भी पता है कि चेंज नहीं होता है, अपरिवर्तित या आपका आवृत्ति होता है। आप आवृत्ति अपवर्तित नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बाकी ध्वनि की चाल, तरंग दर ये सब बदल जाता है। चलिए वायु में ध्वनि तरंग होती हैं। वायु में ध्वनि तरंग, तो अभी मैंने आपको बताया है ये अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को, तो देखिए रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को जो है पृथक किया जाता है किसके द्वारा। तो फ्रेंड्स सब्लिमेशन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत शक्ति की इकाई है। आगे फिर से विद्युत शक्ति की इकाई वाट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध दिया गया है, यही गलत है। बाकी देखिए वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा मापता है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल को, ठीक है। देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है, प्रयोग जो है एक छोटी विद्युत धारा को रिएक्टर करने हेतु किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए गलत दिया गया है। क्लियर। चलिए उसके बाद तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा कि टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो फ्रेंड्स ये यांत्रिक ऊर्जा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है, यांत्रिक ऊर्जा को। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एलईडी, जिसको कि हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड, हिंदी में प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं, इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत दिया गया है। पांचों ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। चलिए बताइए कौन सा कथन इसमें से गलत दिया गया है। तो देखिए एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है। देखिए एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है एक अर्धचालक उपकरण होता है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्पादन करता है, और इसमें मिश्रण में जो है, इसके मिश्रण में गैलियम फॉस्फाइड, इंडियन गैलियम नाइट्राइड, इन सब का उपयोग किया जाता है। इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना, इसमें पारा प्रयुक्त नहीं होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर यहाँ पर देखिए फोटोवोल्टिक सेल हो गया। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, ये जो टीचर वाला एग्जाम है उसमें भी पूछ लिया गया, जो बीपीएससी में पूछा गया था, शायद 68वीं में पूछा गया था, और देखिए इसमें फिर पूछ लिया गया है। देखिएगा कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। तो फ्रेंड्स यह जो है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, ठीक है ना। यह जो है एक समान वृत्तीय गति में गति स्थिर होती है लेकिन दिशा बदलती रहती है। दिशा यानी कि वेग बदलने के लिए जिस बल की आवश्यकता होती है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर उदाहरण की बात करते हैं तो यदि किसी डोरी के बंधे हुए पत्थर को कोई व्यक्ति घुमाता है तो वहाँ अभिकेंद्रीय यानी कि केंद्राभिमुखी बल कार्य करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। किस ऊर्जा परिवर्तन में,
तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से गतिज से उष्मा ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर मुड़ी। तो अचानक दाईं ओर जो है एक तेज मोड़ लेती है, तो यात्री उसमें जो बैठे हैं वो बाईं ओर मुड़ जाएंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसका अपोजिट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बाईं ओर झुक जाएंगे, बाईं ओर झुक जाएंगे, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, बाईं ओर झुक जाएंगे, ठीक है। और ये होता है किसके कारण? जड़त्व के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक संगीत कार्यक्रम में, अगला ऑप्शन जो है ऊपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए इतना, देखिए आपको चार ऑप्शन स्पष्ट दिख रहे हैं। संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो फ्रेंड्स ऐसा करके वह क्या ठीक करने का कोशिश करता है? तो यह अन्य जो वाद्य यंत्र हैं उनकी आवृत्ति के साथ जो सितार का स्ट्रिंग की आवृत्ति है उसी को सामंजस्यित करता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 100 वाट की बिजली के बल्ब 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो मान लीजिए 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे ये चल रहा है, तो कुछ भी हो ऊपर में आपको सब लिख देना है गुना करके और 1000 से भाग दे देना है। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 यूनिट बच गया, यानी कि 1 इकाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम हो, दूसरे प्रतिरोधक का मान क्या होगा? ठीक है, देख सकते हैं ये 66वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स कुल प्रतिरोध जो है दे रखा है 1.403 और इसमें से एक प्रतिरोधक का मान 2 किलो ओम दे रखा है, ठीक है ना। तो दूसरा का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा समानांतर में है, तो यानी कि 1/R इक्वल टू कितना होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, यही होता है ना। अब देखिएगा R इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 1/R इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, सॉल्व करिए इसको, ठीक है ना। तो और ये हो जाएगा आपका R1 इंटू R2, क्लियर। अब यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इक्वल टू हो जाएगा आपका R1 R2 और ये R1 प्लस R2, उलट जाएगा ये, क्लियर है ना। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट कर दीजिए, R का वैल्यू 1.403 पुट कर दीजिए, ये आपका देखिए कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा कितना? 2 पुट करिए, R1 का वैल्यू यहाँ पर 2 दिया गया है, तो 2 पुट करिएगा, 2R2 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर 2 प्लस R2 हो जाएगा, नीचे 2 प्लस R2 हो जाएगा और फर्दर आप सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 4.70 यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, मैंने पूरा बता दिया आपको। देखिए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ये 10 सेंटीमीटर दिया गया है, पानी में इसे डुबाने पर यह कार्य करेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, 10 सेंटीमीटर फोकस वाला है, ठीक है, तो उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी और यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगी और उत्तल लेंस की भांति यहाँ व्यवहार करेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए पानी के लिए जो अपवर्तनांक होता है ना, म्यू हम लोग पढ़ते हैं अपवर्तनांक, ठीक है ना, ये वायु की तुलना में अधिक है, इसीलिए जो है आपका जो इसका मान होगा फोकस दूरी का वो बढ़ेगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि, तो फ्रेंड्स ये होता है आपके किसके कारण? तो यह अधिकतर प्रकाश बिखर करके आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आपको पता है कि दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता क्योंकि कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो ये बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, अभी भी रिपीट हो गया, कौन सा नहीं बदलेगा? तो आवृत्ति इसका नहीं बदलता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य जो होगा यह आपका अमोनियम क्लोराइड होगा। अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में जो है एक सामान्य सेल में प्रयोग किया जाता है और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है उसको कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए डायनेमो क्या है? तो डायनेमो जो आपको पता है कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।
विद्युत मोटर, तो यह विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होगा। तो देखिए 100 डेसिबल का ध्वनि स्तर एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल की प्रबलता स्तर के संगत होगा। ध्वनि की प्रबलता का स्तर डेसिबल में मापा जाता है। और देखिए जो WHO जो है उसके द्वारा ध्वनि की स्तर दिन में 45 dB, ठीक है ना, याद रखिएगा, दिन में 45 dB और रात्रि में 65 dB जो है यह निर्धारित किया गया है। 85 dB से अगर ऊंचा की बात करते हैं, ऊंचे स्तर की जो ध्वनि है वो हानिकारक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक मशीन शॉप से आने वाले शोरगुल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये आपका गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गतिज ऊर्जा स्थिर रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि कुकिंग ताप पर देखिए स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है। कृत्रिम जो है, कृत्रिम स्वीटनर, इसका उपयोग किया जाता है तो ये सुक्रालोज है, ठीक है ना। सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर है और चीनी का विकल्प होता है। तो यहाँ पर देखिए सुक्रालोज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दृष्टि की खराबी यानी कि निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है। देखिए निकट दृष्टि दोष को जो है हम लोग मायोपिया बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, मायोपिया, हिंदी में इस तरह से इसको मायोपिया बोला जाता है। और दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोला जाता है। तो यहाँ पर कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मायोपिया नहीं देगा, ये दीर्घ दृष्टि दोष है। हाइपरमेट्रोपिया ये दीर्घ दृष्टि दोष का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। देखिए मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। नज़दीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है इसको, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, ठीक है। और इसमें जो है अवतल लेंस का उपयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है। तो अभी मैंने बताया है अवतल लेंस निकट और दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से उपचारित किया जाता है, उत्तल लेंस से, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अवतल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वस्तु जो होना चाहिए ये वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, ठीक है ना, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है। तो विद्युत धारा को मापा जाता है एममीटर से। एममीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, एममीटर से मापा जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहा है, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, ये 64वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एममीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो मैंने बताया था कि जब इनको प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है, प्रकाश वर्ष का संबंध दूरी से है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आपको दूसरा या तीसरा प्रश्न था, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति यानी कि पावर +2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फोकस दूरी बराबर होता है 1 अपॉन लेंस की क्षमता। इसको हम लोग डी से डायोप्टर से डिनोट करते हैं।
या लेंस की क्षमता बराबर D=1/f होता है, फोकस दूरी होता है, और हमेशा फोकस दूरी मीटर में होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इस कंडीशन में अगर पावर दिया गया तो फोकस दूरी मीटर में होती है। तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपका पूछा गया है कि फोकस दूरी क्या होगी, तो 1/2 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, हाफ मीटर है तो 50 सेंटीमीटर होगा ना, 1 मीटर आता तब ना 100 सेंटीमीटर होता, तो 50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हाफ मीटर है तो 50 सेंटीमीटर होगा, 1 मीटर आता तब 100 सेंटीमीटर होता। क्लियर हो गया ना। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई जो है यह उत्तर की तरफ जो है, उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है, ठीक है। और यह पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर आकर्षित होकर के उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। अनुचुंबकीय सिद्धांत, तो अनुचुंबकीय जो है इसमें से अगर हम अनुचुंबकत्व, चुंबकत्व का एक रूप होता है जिससे कि कुछ सामग्री बाह्य रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आंशिक रूप से आकर्षित होती है, और इसमें से अगर हम बात करते हैं तो ये प्लैटिनम हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल जो होता है ये कॉपर और जिंक का यानी कि कॉपर और तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है, तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का, ठीक है ना, यहाँ पर दिया गया तांबा और जस्ता का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, तो फ्रेंड्स तंतु को गर्म करके किया जाता है। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में उत्पन्न होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं में विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है, और ये परावैंगनी किरणें नलिका की आंतरिक सतह पर लेपित प्रतिदीप्तशील पदार्थ की परत पर मिलकर के दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। चलिए उसके बाद देखिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था, तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है 1921 में दिया गया था, ठीक है ना। भौतिकी के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या और इसके नियम का आविष्कार के लिए दिया गया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, आपेक्षिकता का सिद्धांत, तो फ्रेंड्स इसको जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है प्रस्तुत किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, तो देखिए विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का, इसमें से, ठीक है ना, यूरेनियम का किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यूरेनियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा के उत्पादन हेतु किया जाता है। देखिए कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, तो कमरे को जो है संपीड़ित गैस को छोड़ करके कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है, तो फ्रेंड्स यह टीन और शीशे की एक मिश्र धातु होती है, ठीक है ना। फ्यूज की बात किया जा रहा है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, सबसे अधिक कुचालक। अब यहाँ देखिए कौन सी ऊष्मा की सबसे अधिक कुचालक है ये पूछा गया, कुचालक। तो देखिए आपको पता है ना कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित न हो उसको हम लोग कुचालक बोलते हैं, जैसे कि लकड़ी, कांच, ये सब होता है। लेकिन देखिए धातु के संदर्भ में सभी धातु ऊष्मा के सुचालक होती हैं, लेकिन कुछ धातु जो होती हैं अन्य धातु की तुलना में, जैसे कि लेड, शीशा और पारा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए शीशा और पारा दिया गया है, यह ऊष्मा की जो है कम चालकता होती है, इनमें पुअर कंडक्टर होते हैं। और लेड की ऊष्मा चालकता जो है लगभग जो होता है यह आपका 34.7 WM/K होता है, ये M है, ये K होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पारा की तो ये 8.31 WM/K होती है। तो इसमें से राइट आंसर इसका क्या होगा, तो सबसे अधिक कुचालकता तो इसमें से पारा का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ऑडियोमीटर क्या नापता है, ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर से मापा जाता है ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। और इसी प्रकार स्टेथोस्कोप जो है जो हृदय की गति को मापता है, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप हृदय की गति को मापता है।
वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर नापता है, और जो वायुयान की ऊंचाई है ये अल्टीमीटर से मापा जाता है। चलिए देखिएगा कि यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाता है तो हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो कार्य को प्रदर्शित किस में किया जाएगा, तो कार्य को जूल में किया जाएगा, ठीक है ना, जूल में किया जाएगा। W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अतिचालक का लक्षण है, अतिचालक का लक्षण, तो ये शून्य पारगम्यता होता है, शून्य पारगम्यता। चलिए गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, गर्म करने पर अर्धचालक का, तो देखिए गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ये घटता है, ठीक है। अर्धचालक एक ऐसा ठोस पदार्थ है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने पर कम होता है। चलिए देखिएगा कि सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में, तो सौर भट्टी में प्रयोग होगा आपका अवतल दर्पण का, ठीक है ना, अवतल दर्पण का प्रयोग सौर भट्टी में किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, सबसे चमकदार ग्रह जो है यह आपका शुक्र हो जाएगा, शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है। इसको सुबह का तारा, सांझ का तारा यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की भगनी, ये सब कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है शुक्र, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण कौन सा है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला जो प्रकाशिक उपकरण है ये आपका माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ठीक है ना। अति सूक्ष्म वस्तुओं को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। चलिए और ये जो माइक्रोस्कोप होता है ना, इसमें दो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, दो उत्तल लेंस का, ठीक है ना, दो उत्तल लेंस का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत द्वारा हाल ही में प्रक्षेपित किए गए अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 के एक भाग लैंडर का नाम क्या है। देखिए लैंडर का नाम जो है ये विक्रम है और रोवर जो है इसका नाम प्रज्ञान है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अल्ट्रासोनिक तरंगे। देखिए अल्ट्रासोनिक तरंगे, तो देखिए 20 किलो हर्ट्ज, जिसको कि हम लोग 20,000 हर्ट्ज बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था आपको कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक जो आपकी 20 किलो हर्ट्ज की ध्वनि तरंग है ये हमारे कान सुन सकते हैं। और जैसे ही 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की आवृत्ति होगी उसी को हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थॉमसन इफेक्ट, थॉमसन प्रभाव बोला जाता है, ठीक है, थॉमसन प्रभाव बोला जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वचालित कारों में सामान्यतः कौन सा तेल लगता है ऑटोमेटिक में, तो पेट्रोल लगेगा इसमें, सामान्यतः पेट्रोल का उपयोग किया जाता है, गैसोलीन या पेट्रोल, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्टीम इंजन कैसे चलता है। स्टीम इंजन जो भाप इंजन है ये ऑब्वियसली ये किससे चलेगा, स्टीम इंजन उष्मा इंजन होता है ये, ठीक है ना, जिसका प्रयोग आपको उष्मा का प्रयोग करके यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य करने में किया जाता है, तो ये उष्मा से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है, तो गैस को दबाने और मुक्त करने से। जो एयर कूलर तथा एक वायु तापक होता है वातानुकूलन यंत्र, सामान्यतः एक वायु शीतक यानी कि एयर कूलर और एक वायु तापक होता है, ठीक है। और वायु तापक संयंत्र वायु के ताप को निश्चित बिंदु से कम करने होने पर तापमान को क्या बढ़ाता है, और वायु शीतक यंत्र ताप अधिक होने पर वायु के शीतलन की प्रक्रिया के द्वारा निर्धारित स्तर पर लाता है। चलिए और इसमें जो है आपको कंप्रेसर टाइप का यांत्रिक प्रशीतन एकक होता है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर, परफ्यूम स्प्रेयर जो होता है इस रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम आती हैं। तो फ्रेंड्स ये बर्नौली का जो थ्योरम है, बर्नौली का जो सिद्धांत है, ठीक है ना, बर्नौली के सिद्धांत पर ये काम करते हैं। बर्नौली सिद्धांत स्विस गणितज्ञ और डेनियल बर्नौली के द्वारा दिया गया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर रहता है। ट्यूबलाइट में प्रकाश निर्भर रहता है ट्यूब में ठोस धातु यानी कि प्रतिदीप्त पर, ठीक है।
चलिए, पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? पंखे की रफ्तार ये वोल्टेज पर, ठीक है, वोल्टेज ज़्यादा रहेगा पंखा तेज चलेगा। विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए तो फ्रेंड्स ये नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। विद्युत चुंबक का कोर नरम जो है लौह चुंबकीय पदार्थ से बना होता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है, आधुनिक टेलीफोन उपयोग करता है। तो आधुनिक टेलीफोन जो है ये रेडियो तरंग का, ठीक है ना, रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है इसमें। देखिए, घड़ी में समय नापा जाता है, तो घड़ी में समय क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, बताया था कि घड़ी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शीशे का उपयोग किया जाता है, शीशे का उपयोग किया जाता है। शीशे का उपयोग प्रकाश संचरण हेतु किया जाता है, ठीक है ना। इसमें से अगर हम बात करें तो प्रकाश के संचरण हेतु इसमें से शीशे का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विद्युत संचरण यानी कि ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए उच्च वोल्टेज ग्रिड का उपयोग दक्षता बढ़ाने और ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। दक्षता बढ़ाने और ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए, दोनों याद रखिएगा। दक्षता को बढ़ाने और ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए किया जाता है। चलिए, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो सैटेलाइट का उपयोग जो है संचार प्रसारण, मौसम विज्ञान सहित कई विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, टेलीविज़न के लिए भी है, रेडियो के लिए भी है, तो आंसर एक से अधिक होना चाहिए। संचार के दोनों माध्यम हैं। चलिए, एक जिप्टो बराबर है 10⁻⁻21, ठीक है ना। अच्छा, पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलनकाल होती है। पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलनकाल होती है, तो फ्रेंड्स ये 2 सेकंड होती है। इसको डायरेक्टली आप याद रखिएगा, पेंडुलम घड़ी की समयावधि 2 सेकंड होती है, ठीक है। पेंडुलम एक निश्चित बिंदु से लटके हुए पिंड को कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में यह आगे और पीछे दोलन करता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करता है। अचानक अगर वृद्धि होगा तो ये इंगित करता है अत्यंत शुष्क मौसम का, ठीक है ना, अत्यंत शुष्क मौसम का। जबकि बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक आई गिरावट जो है ये आंधी तूफान के संकेत करते हैं। और बैरोमीटर के तापमान में धीरे धीरे गिरावट वर्षा होने की संभावना को व्यक्त करती हैं। देखिए, अगला प्रश्न कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश दिया गया है, जलीय जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, ये पानी का जो विस्तार है ना, पानी का जो विस्तार है वो जलीय जीव जो है, जलीय जीवों के जीवन को संरक्षित रखने में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से ग्रीन हाउस गैस है? थोड़ा सा मैं आपको जल्दी कवर करा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करिए, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करें। तो इसमें से देखिए, ग्रीन हाउस गैस की बात करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मीथेन आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, जलवाष्प आएगा, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा, ठीक है ना, ये सब आते हैं। ओजोन भी आता है, तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, CFC, मीथेन, ये सब एक से अधिक होगा। चलिए, नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। 2 समतल दर्पण जो है ये एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं। चलिए, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है, बिल्ली के, तो बिल्ली के सुनने की जो आवृत्ति विस्तार होगा ये आपका 45 से लेकर के 64 हर्ट्ज यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ये तो हमारी कान सुन सकती हैं, ठीक है ना, ये भी हमारी कान सुन सकती हैं। 64 किलो हर्ट्ज ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड यानी कि जो आपका चुंबक है, दंड चुंबक बार है चुंबक का, जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, के चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, उसके चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या 2 होती हैं, ठीक है, 2 होती हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला जो विजिलेंस दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, ठीक है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज के लिए सुचालक से पास ला करके बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की जो प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है?
तो ये प्रक्रिया जो है ये प्रेरण कहलाती है, ये प्रेरण कहलाती है, प्रेरण। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातःकाल छुएं तो लोहा का गुटका जो है ठंडा लगता है। कारण क्या है? लोहा को छुएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा जाड़ के दिन में लगता है। तो इसका कारण क्या है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि आराम की अनुभूति गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने के पंखे के द्वारा वाष्पीकरण से हमें आराम अनुभूति होती है। ठीक है ना, तो हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होता है, इसी कारण से हमें आराम अनुभूति होता है। देखिए कमरे में रखा गया रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो क्या होगा? कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है ना, जिससे कमरा गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। देखिए यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दिए जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? वही प्रश्न है। देखिए 39वीं में पूछा गया था, अब 67वीं में पूछा जा रहा है, बढ़ जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यहाँ पर देखिए, हाँ, निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। बताइए इसमें से कौन सा गलत कथन है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 5वां आपको पता है इसमें से दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो यहाँ पर देखिएगा कि एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह एक कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये कथन जो है ये गलत कथन दिया गया है। ठीक है ना, ये सही कथन नहीं है क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है, कृत्रिम रेशम नहीं, कृत्रिम ऊन कहा जाता है। और रेयान को सामान्यतः, रेयान जो होता है, रेयान को सामान्यतः जो है, रेयान को सामान्यतः जो है कृत्रिम रेशम कहा जाता है। तो इसीलिए ये वाला गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? इसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा डेफिनेशन दे दिया गया है ठीक से। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता? ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति नहीं चेंज होती है। ठीक है ना, देखिए पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लास लेंस है ये बने होते हैं उत्तल के। ठीक है ना, उत्तल के बने होते हैं, उत्तल लेंस के। ठीक है ना, उत्तल के, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार कैसा है? अपने से बड़ा लग रहा है, तो यानी कि वह कनकेव मिरर है, यानी कि अवतल दर्पण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में, मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, चलिए ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, अनुमानतः ध्वनि का वायु में, तो ये 330 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति होती है, प्रकाश की विकिरणों की प्रकृति जो होती है ये तरंग और कण दोनों के समान होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, तरंग और कण दोनों के समान होती है, अर्थात प्रकाश विकिरणों में तरंग और कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो अल्फा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत, ठीक है, अल्फा किरण नहीं आएगा इसमें से। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आपका रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, दृश्य परावैंगनी, एक्सरे, गामा, ये सब आती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश नीला लगता है, तो ये आपको भी पता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी बार बार इस प्रश्न को रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो तारे की जो टिमटिमाने की घटना है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना, अपवर्तन के कारण। चलिए यहाँ पर अपवर्तन दिया भी गया ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम, आयतन न्यूनतम और घनत्व अधिकतम ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट में कितना होगा? तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था कि F = आप याद रखिएगा 9/5 × C + 32। अब यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट में पूछना है तो 9/5 C का मान 10 दिया गया है +32।
तो 5 ये 50 दिया गया, 10 नहीं 50 है, तो 5 दहिया 50 यानी कि 9 दहिया 90 प्लस 32, 90 प्लस 32 कितना हो जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा। तो जल के स्तर में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं, जल स्तर नहीं बदलेगा। अगर पिघल भी जाएगा बर्फ तो भी जल स्तर वहीं रहेगा। चलिए अगला है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण किसके कारण होता है? वर्षा की बूंद गोलाकार, तो ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। चलिए, सबसे ज़्यादा सयानता किसकी होती है? जो तरल जितना गाढ़ा होगा उसकी सयानता उतना ही ज़्यादा होगा, और इसमें से शहद जो है सबसे ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए इसकी सयानता सबसे अधिक होगी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे आती हैं? महासागर में ऊंची जल तरंगे जो हैं ये कैसे आती हैं? तो फ्रेंड्स ये चंद्रमा से, ठीक है ना, चंद्रमा राइट आंसर हो जाएगा। महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम है ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो पढ़िए ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को। जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, परंतु इसका भार बदल जाएगा। द्रव्यमान स्थिर रहता है लेकिन भार अधिक हो जाएगा इसका, ठीक है। कारण क्योंकि पृथ्वी पर चंद्रमा की अपेक्षा गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिएगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताइए राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है ऑब्वियसली सूर्य से प्राप्त होगी। चलिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो सूर्य पर जो ऊर्जा का निर्माण होता है ये किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ठीक है ना, विखंडन नहीं, याद रखिएगा, संलयन के द्वारा होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो इसको छोड़ा गया था फ्रेंड्स 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि वर्ष दीर्घतम होता है, तो प्लूटो पर वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिभ्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है, तो ये प्लूटो पर होगा राइट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, तो फ्रेंड्स ये 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। चलिए, निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? एसी करंट को, तो अल्टरनेटिंग करंट को डायनेमो के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। डायनेमो एक उपकरण होता है, जैसे मैंने बताया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए उसके बाद देखिए, धारा घनत्व होता है, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व किसी एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह सदिश राशि होती है, ठीक है ना, और इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। चलिए, तो राइट आंसर ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? प्रकाश की गति, देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। कांच में इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग में पूछा गया है, तो लगभग में जो है आपको कितना होगा? तो ये आपको पता है कि 499 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का, अगर निकटतम चूँकि पूछा गया है तो 8.5 हम यहाँ पर टिक लगाएंगे, अर्थात 8 मिनट 30 सेकंड है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता, अब यहाँ से उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो इसमें थोड़ा सा आपको संदेह हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एडजेक्ट बताना है, तो इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जो है ये आपको भी पता है कि यह बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह बुध है। देखिए, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये धातु टंगस्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्न में से कौन सी धातु सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है?
तो अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में जो प्रयोग होती है इसका नाम है जर्मेनियम, ठीक है ना, जर्मेनियम। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा तो फ्रेंड्स ये होता है श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। किसी विखंडनीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान विखंडनीय द्रव्यमान की न्यूनतम मात्रा है जो एक आत्मनिर्भर श्रृंखला प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। इस द्रव्यमान पर एक विखंडन प्रतिक्रिया के उत्पाद के रूप में जारी न्यूट्रॉन पड़ोसी जो परमाणु के विखंडन के कारण बन सकते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यहाँ पर गलत दिया गया है? गलत विकल्प आपको बताना है, बताइए। ऑप्शन डी दिख रहा है, ऑप्शन ई जो है उपरोक्त में से एक से अधिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं है, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका नाभिक के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत के रूप में उदासीन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा का, तो इसमें से आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा, वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए अन्य सारे सीमित हैं, ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, तो फ्रेंड्स ये नाभिकीय विखंडन पर है, ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन पर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर है? तो हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन पर आधारित है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में जो है आपको पता है ना कि रेडॉन नहीं होती है, रेडॉन नहीं होती है, ठीक है ना, रेडॉन ये अक्रिय गैस है, ये वायु में नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो बिजली की खपत का ये आपका वाट पर हो जाएगा, तो केवल एक राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु इसमें से, तो इसमें से बात करते हैं ऑप्शन के हिसाब से यूरेनियम हो जाएगा सबसे भारी धातु। चलिए निम्नलिखित में से इनसेट 2A को कब छोड़ा गया था? इनसेट 2A को, तो इनसेट 2A को छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित किया जाता है? एक प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच, डॉट पर इंच में, ठीक है ना, बिंदु प्रति इंच नहीं, ऑप्शन सी में है बिंदु प्रति इंच, इसको कि हम लोग डॉट पर इंच बोलते हैं, इसी से निर्धारित की जाती है। देखिए प्रयोगशाला में विकसित हीरे के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए ये 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। प्रयोगशाला में विकसित हीरे अर्थात लैब ग्रे डायमंड, LGD लैब ग्रे डायमंड के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? 69th बीपीएससी का प्रश्न है, तो ये आपका केवलर है, ठीक है ना, केवलर है, केवलर है, ध्यान रखिएगा केवलर है। केवलर एक पॉलीअमाइड है जो एक प्रकार का बहुलक है और यह एक गर्मी प्रतिरोधी और उच्च शक्ति वाला सिंथेटिक पॉलीमर है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि HMX का, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए HMX का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है बताइए? हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर केवल एक होगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का भाषाएं हैं? कंप्यूटर की भाषा इसमें से कौन सा है? तो आप देख सकते हैं इसमें से कोबरा, पाइथन, सिक्रल और जावा ये सारे हैं, ठीक है ना, तो एक से अधिक यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया है चैट GPT, इसमें GPT का पूर्ण रूप क्या है? GPT का पूर्ण रूप क्या है? GPT का पूर्ण रूप क्या है? तो GPT का पूर्ण रूप होता है आपका जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना, जेनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफॉर्मर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? कंप्यूटर की भाषा इसमें से देख सकते हैं फास्ट नहीं है, बाकी फोर्ट्रॉन, सी और बेसिक होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी?
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी इसमें से सक्षम की जाएंगी। तो ये आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्लाइसिंग, ये सभी हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि सूची का मिलान करना। एक तरफ अंतरिक्ष मिशन है और उनके खोज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो कैसनी ह्यूजेंस, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा शनि और उसके वलय की खोज किया था। जूनो की बात करते हैं, जूनो जो मिशन था, जूनो मिशन, ये आपका हो जाएगा बृहस्पति का। आर्टेमिसिस तो आपने पढ़ ही रखा है, आर्टेमिसिस जो था ये मून मिशन था। ठीक है ना, मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल तक। और वेरिटस जो था, वेरिटस आपका, ये आपका शुक्र मिशन था। ठीक है ना, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। ठीक है ना, तो ऑप्शन में देखिएगा 2, 1, 4, 3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो फ्रेंड्स ये टोटल 190 प्रश्न थे फिजिक्स के, जो कि अब तक 38वीं से 69वीं बीपीएससी तक में पूछे गए हैं घटना चक्र बुक 2024 में। ठीक है ना, तो उनको मैंने कवर करा दिया है। बायोलॉजी अलग नहीं देखा आपने, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी घटना चक्र बीपीएससी वाला देख लीजिएगा। लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिए।